बदलाव हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की वोटिंग की डेट जो पहले 23 नवंबर थी उसे बदलकर 25 नवंबर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजा बारात में चुनावी टेंशन खत्म। अबुझ सावे ने बदली मतदान की तारीख। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे मतदान। चुनाव पर भारी शादियों की तैयारी। बैंड बाजा बारात में अब चुनाव की दखलंदाजी नहीं होगी। नेताओं और धार्मिक संगठनों की मांग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख बदलने का फैसला किया है। पहले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन इस दिन देव उठनी 11 होने के कारण लोग लगातार तारीख बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे निर्वाचन आयोग ने मान लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम डेट होगी। 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान की तारीख बदलने की वजह भी आपको समझाते हैं। दरअसल 23 नवंबर को अबुझ सावा है और इसी दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस अबुझ सावा में कई शादियां होती हैं और एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में इस दिन 40,000 से ज्यादा शादियां होनी हैं, जिसमें 90,000 से ज्यादा परिवार व्यस्त रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन शादियों में बसों की जरूरत होती है और इन्हीं बसों की जरूरत मतदान के लिए भी होती है। व्यापार संघ इस फैसले के बाद खुश है और निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। सर्वप्रथम तो मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम व्यापारिक संगठनों की ओर से, आम जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप वाकई लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव कराना चाह रहे हैं और जन भावनाओं को, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए आपने जो तारीख बदली है 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर करी है। इसमें मैं आम सभी लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि हमारी व्यापारिक संगठनों की ओर से कि इस बार जो है लोकतंत्र पर्व के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन अधिक से अधिक अपने मतदान डालें। वहीं सियासी पार्टियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से, तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर्स ज़्यादा निकलेंगे। जब कोई त्यौहार होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग पे असर पड़ता है। हम लोग रण में जा चुके हैं, अपनी तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तारीख 23 को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए 25 तारीख कर दी गई है, क्योंकि देव उठनी 11 एक बहुत बड़ा त्यौहार भी है, तो साथ में देव उठनी 11 को बहुत बड़ी शादियां भी रहती हैं। तो निश्चित रूप से अगर 23 को चुनाव होते तो मतदान प्रतिशत में 8 से 10% का फर्क आता है और एक अच्छे लोकतंत्र में 8 से 10% मतदान कम होना अपने आप में बहुत बड़ी खामी होता। इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद कि उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को 25 किया। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में सिर्फ वोटिंग की तारीख को बदला है। इससे शादियों की तैयारियों में जुटे परिवार और उससे जुड़ा कारोबार दोनों ही प्रभावित नहीं होगा। साथ ही पार्टियों को भी चुनावी तैयारियों में कुछ वक्त और मिल जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। पुलिस ने डीडवाना सीकर सीमा क्षेत्र के रायधना गांव के नजदीक नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से 30 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीती रात को बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी गनेड़ी की तरफ से आई, जिसको पुलिस ने रुकवाया, चेक किया तो एक कैरी बैग में 500-500 के नोटों की 58 गड्डियां और 200-200 रुपए के नोटों की कुल 5 बंडल्स में कुल रुपए 30 लाख पाए गए। पुलिस ने 30 लाख रुपयों को धारा 102 सीआरपीसी में जब्त कर लिया। वहीं गाड़ी को भी धारा 307 एमवी एक्ट में जब्त किया गया है। पुलिस ने आयकर विभाग को मामले की जानकारी दी, साथ ही पुलिस चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जसवंतगढ़ थाने वाले इसी दौरान व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। उस टाइम पे एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी, जो मतलब उसके नंबर प्लेट भी नहीं थे, उस गाड़ी मिला और उस गाड़ी को जब चेक किया उसमें हमको कैश मिला था 30 लाख का कैश।
जब उसको पूछा था कि ये कैश किस काम के लिए लेके जा रहे हो या कहाँ से लेके जा रहे हो, उसने कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया और कोई डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया। तो उस कैश को और उस गाड़ी को हमने जब्त कर लिया है। और अब बड़ी खबर जयपुर से बताते हैं आपको, जहां पर एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया गया। जालूपुरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल खान उर्फ मोंटी नाम का यह शख्स आया है। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की सूचना पर इसे पकड़ा गया है। आपको बता दें कि महिलाओं और लड़कियों से ये देह व्यापार करवाया करता था। आर्थिक कमजोर महिलाओं युवतियों से ये देह व्यापार कराता था। चूरू में सुजानगढ़ का राहुल खान उर्फ मोंटी रहने वाला बताया जा रहा है। जयपुर में डिमांड के अनुसार होटलों में ये लड़कियों को रुकवाया करता था। जयपुर की एक होटल में साथी मनीष के साथ ये एस्कॉर्ट सर्विस चला रहा था। तो जयपुर की बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में जहां एस्कॉर्ट सर्विस चलाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया गया है। जालूपुरा पुलिस की गिरफ्त में राहुल खान नाम का ये व्यक्ति आया है, जिसका नाम मोंटी भी बताया जा रहा है। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की सूचना पर इस राहुल खान उर्फ मोंटी को पकड़ा गया है। महिलाओं से ये साथी लड़कियों से देह व्यापार का काम कराता था। अनैतिक आर्थिक कमजोर महिलाएं और युवतियां इसके निशाने पर रहती थी और उनसे ये देह व्यापार कराया करता था। चूरू में सुजानगढ़ का ये रहने वाला बताया जा रहा है। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी थी, जो काम करने का तरीका था, वो जयपुर में ग्राहकों की डिमांड के अनुसार ये होटलों में इन लड़कियों को रुकवाया करता था। जयपुर की एक होटल में साथी मनीष के साथ ये एस्कॉर्ट सर्विस चला रहा था। राजस्थान में पिछले 5 सालों से खिलाड़ी और कोच प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका इंतजार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब तो प्रदेश में चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो चुका है। ऐसे में खिलाड़ी और ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात इससे सुना आपने राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास के इस बयान को, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो 2 बार सरकार को राशि जारी करने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि राज्य सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ राशि बढ़ा देने भर से खिलाड़ियों का सम्मान हो पाएगा? इस बाबत राज्य ओलंपिक संघ साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। स्पोर्ट्स काउंसिल पे, हालांकि मैं स्पोर्ट्स काउंसिल का सदस्य हूँ, स्थायी समिति का मेंबर उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के डीए भी स्पोर्ट्स काउंसिल में एक साल तक नहीं है, ये बात रखने के इससे अधिक। राज्य में हर साल खिलाड़ियों और कोच को प्रदेश का सर्वोच्च महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता था, लेकिन साल 2019 से लेकर अब तक इसका आयोजन नहीं हुआ। आरोप है कि राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान सरकार को 2 बार अवार्ड की धनराशि करने के लिए लिख चुका है, जिस पर अमल नहीं हुआ। और अब जब प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में इसकी उम्मीद अब खत्म हो चुकी है। अवार्ड की राशि तो हमने बढ़ा दी है, 1 लाख से पहले दिया जाता था, अब इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख कर दिया है। इसके भी प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्दी ये भी हो जाएगा। महाराणा प्रताप अवार्ड के जहां 180 और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए 90 आवेदन अब तक आ चुके हैं, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच आचार संहिता लागू होने के बाद अब इनकी उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के गांव माकरा की पुलिया के पास बुधवार को हथियारबंद बदमाशों ने हथियारों की नोक पर फाइनेंस मैनेजर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाश मैनेजर से 2.25 लाख रिकवर की गई राशि को लूटकर नहर के रास्ते से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग सका।
कंपनी के मैनेजर विजयपाल भरतपुर ने बताया कि मंगलवार शाम को माकरा गांव से फाइनेंस कंपनी की रिकवरी कर वापस लौट रहा था। गांव की पुलिया के पास पहले से ही 2 बाइकों पर करीब आधा दर्जन बदमाश घात लगाए बैठे थे। हथियार की नोक पर बदमाशों ने बाइक को रुकवा लिया। फाइनेंस कंपनी की रिकवर की गई 2.25 लाख रुपए की राशि को बैग समेत लूटकर फरार हो गए। झुंझुनू में चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटे जाने वाले सामान के साथ साथ स्टेट जीएसटी की टीम कर चोरों पर पैनी नजर रखे हुए है, जिसके चलते आए दिन कार्रवाई हो रही है। अब स्टेट जीएसटी की टीम ने 2 बसों और एक पिकअप में लदे सामान को कर चोरी की आशंका के मद्देनजर कर भवन में खड़ा करवाया है। संयुक्त आयुक्त सुनील मील ने बताया कि टीम ने झुंझुनू से नीम का थाना जा रही बस से बिना बिल का परचून का सामान, अहमदाबाद से पिलानी जा रही बस में बिना बिल के समरसेबल पंप और मुकुंदगढ़ से पिलानी जा रही पिकअप से बरामद किया। जाट समाज के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग को लेकर युवा जाट महापंचायत का आयोजन 17 अक्टूबर को जयपुर के बिरला सभागार में होगा और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो ये आयोजन जो होना है जाट समाज के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए होगा। इसकी मांग को लेकर युवा जाट महापंचायत का आयोजन 17 अक्टूबर को जयपुर के बिरला सभागार में होगा। युवा जाट महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज के जो वास्तविक हालात हैं जाट समाज के, और जाट समाज ने इस देश को बहुत अपने खून पसीने से सींचा। आज़ादी से लेकर आज तक जाट समाज ने हर कार्य वो किया जो देश हित में आज तक हुए हैं और आगे भी करता जाएगा। तो आज 5 साल लगातार 5 साल से हमने पूरे राजस्थान में खेती बचाओ किसानी बचाओ यात्रा निकाली, किसान आंदोलन भी हमने किया। ये तमाम सारे पूरे राजस्थान में घूम के हमने जो 10 मुद्दे बनाए हमारे, जो जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, जिसके पूरे राष्ट्र को भी ज़रूरत है, क्योंकि आज देश के आदमी का भला होगा तो देश का भला होगा। जिसमें कई हमारी योजनाएं ऐसे हैं केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की, जिनको कहीं ना कहीं जाट समाज ही नहीं पूरा 36 कौम उनसे व्यथित है और जिसकी राष्ट्र को भी ज़रूरत है। और अभी राजनीतिक दृष्टि से जाट समाज को हमेशा साधा गया है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद में भी जाट समाज को कभी वास्तविक हक नहीं मिला है जिसके जाट समाज हकदार है। और इसी मुद्दों को देखते हुए कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जाट समाज को अपना हक मिलना चाहिए। इधर उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान रॉयल और डीसीसीआई की ओर से फील्ड क्लब में चल रहे 3रे राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट महाकुंभ का आज समापन हुआ। फाइनल मैच में मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच मुकाबला खेला गया। T20 मैच में जम्मू की टीम ने 35 रनों से मुंबई की टीम को शिकस्त देकर इस खिताब को अपने नाम किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि 11 दिनों में 67 मैच खेले गए। जीत हार महज खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस जोश जुनून जज्बे से ये खिलाड़ी खेले हैं उनका खेल अद्वितीय रहा। अग्रवाल ने बताया कि समापन समारोह पर जम्मू कश्मीर टीम को विजेता की ट्रॉफी के साथ ही अन्य उपविजेता टीम के विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए गए। देखिए, T20 फिजिकल डिसेबिलिटी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आज समापन हुआ फील्ड क्लब में। इसमें जम्मू कश्मीर और मुंबई के बीच मैच हुआ। जम्मू कश्मीर ने 162 का टारगेट दिया, मुंबई टीम उसको अचीव नहीं कर पाई और जम्मू कश्मीर पिछले टूर्नामेंट को भी जीत कर आई है यहाँ और इस टूर्नामेंट को भी उन्होंने जीता है। कई लड़के श्रीनगर के हैं, कई जम्मू के हैं। एक अच्छी टीम है इनकी और विजेताओं को सारों को काफ़ी सारे कैश प्राइजेस दिए गए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्राइजेस दिए थे। आज नारायण सेवा संस्थान के सौजन्य से ये जो विशेष योगजन खिलाड़ियों का यहाँ क्रिकेट का आयोजन किया गया, उसका आज अंतिम दिन था, जिसमें जम्मू कश्मीर से आई हुई टीम यह विजेता रही। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा इस तरह का जो इवेंट किया गया, उससे विशेष योगजन के जो प्लेयर्स हैं उनको हौसला मिला है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि उनको भी अन्य लोगों की तरह खेलने का मौका मिले। के बाद स्वागत है आपका। राष्ट्रवाद को पीछे छोड़कर हमास की तरफदारी करने वाले कुछ सियासी लोगों के एजेंडे का न्यूज 18 पर पर्दाफाश किया मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन ने। जानिए क्यों दुनिया भारत में राष्ट्रवाद के सर्वोपरि होने की तारीफ कर रही है। बात आर पार में सत्य और तथ्य की। भारत के पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारत एक दो नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है।
अब आप सोचेंगे कि अगर स्वर्गीय बिपिन रावत पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे थे तो उन्होंने 2 की बजाय 2.5 क्यों कहा? जनरल रावत ने शायद ये बात उन लोगों के लिए कही होगी जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनके दिल में कोई और ही बसता है। ये गुत्थी समझने के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कल हुए मैच का वीडियो है। इस दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान जीतेगा के नारेबाजी लगे, यानी पूरे जोर शोर से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। मौके का फायदा उठाकर मैच खत्म होने के तुरंत बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने सोशल मीडिया पर हैदराबाद की जनता को धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रस्ताव दे डाला। तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जीत को हमास के आतंकियों को समर्पित कर दिया। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ मोहम्मद, दोनों खुश थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल जैसा देश है जहां राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं होता। बात अगर देश की हो, सभी नागरिक साथ खड़े हो जाते हैं। वह सबसे पहले राष्ट्र है, मुल्क है, देश है। लेकिन हमारे यहां सियासत सर्वोपरि है जी। हमारे यहां खुलकर हमास की काली करतूतों का समर्थन हो रहा है। हमारे यहां कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ इजराइल में किया उसके पीछे की वजह समझने की बहुत आवश्यकता है। यानी एक तरह से हमास के हमले को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने तो CWC की बैठक में फिलिस्तीन के खुलकर समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमास की दुश्मनी इजराइल से है तो उन मासूम निहत्थे लोगों की क्या गलती थी जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह मार डाला गया। आपको याद दिला दूं, साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को भारत में तब बैन कर दिया था जब दुनिया भर में इस पर किसी ने बात करना भी नहीं शुरू किया था। शायद कांग्रेस को तुष्टीकरण की जो चिंता 1988 के दौर में थी, वही चिंता 2024 के चुनाव को लेकर है। अब मैं आपको इजराइल की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें ध्यान से देखिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको साल 2020 याद आ जाएगा। इजराइल की फौज हमास के आतंकियों की कमर तोड़ने में लगी है और इजराइल के नागरिक पूरे जोश के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं अपना राष्ट्रगान गाकर। आपको याद होगा, कोरोना काल की शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से ताली और थाली बजाने को कहा था। पूरा विपक्ष इसका आज तक मजाक उड़ाता है। युद्ध में लड़ाई बेशक सैनिक लड़ता है, इसी तरह अस्पताल में इलाज एक डॉक्टर ही करता है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ समूचा देश खड़ा है तो सोचिए उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ जाता होगा। अब जरा सोचिए, इजराइल में इमरजेंसी सिचुएशन आई तो पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सबसे पहले सेना की वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में उतर गए, योगदान देने पहुंच गए। हमारे यहां तो क्या होता है, हमारे यहां सबूत मांगे जाते हैं, हमारे यहां डर का माहौल वाला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। याद कीजिए, यहां के कुछ लोग विदेश में जाकर दावा करते हैं कि भारत में एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है। राहुल गांधी, याद है ना आपको? आज उन सभी लोगों को मैं एक बयान सुनवाना चाहता हूं। मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ विद नो साउंड्स एंड फीलिंग सेफ एंड फीलिंग फाइन, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे नुसरत भरूचा और ये मान रही हैं कि किस तरह से भारत की सरकार ने इनकी मदद करी और ये वापस लौट आई। इन्हें भारत की इंपॉर्टेंस पता लग रही है। बात शीशे की तरह साफ है, राष्ट्रवाद कितना आवश्यक है ये इजराइल सालों से बता रहा है, खास तौर पर तब जब मुल्क में मुसीबत आई हो। इसलिए राष्ट्रवाद की सीख इजराइल से लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद और देश के लिए समर्पित रहिए।